में आगे बढ़ते हैं। हम कल यहां थे, ये सारी चीज़ों का रिवीजन फिर से होगा, क्वेश्चन हम सभी पर फिर से देखेंगे। एक बार बस आपके सामने से ये बेसिक बस निकल जाए, बस देखना है। फिर करते वक्त हम होमवर्क में भी आपको मिलेगा और ये बेसिक में मैं भी करवाऊंगा। और जैसे मैंने कहा था, इसके प्रिंट आउट जो जो आपको मैं दे सकता हूँ वो दे भी दूंगा। जो मैं रिपीट करवाने वाला हूँ उसको छोड़कर जो जो नहीं होगा वो मैं आपको प्रिंट आउट में दे दूंगा। अब जैसे ये चीज़ है, इसके प्रिंट आउट की आई थिंक जरूरत नहीं होगी। हमने स्टार्ट किया था मटेरियल, मुझे कुछ नहीं आता इसमें, बस ये जो है वो सामने यही है। ये है क्या, पीछे नहीं दिख रहा है? यहां से 107% कैसे? ये बताया इन्होंने, देखिए यहां पर हाँ, ये स्लाइड तो हम देख चुके थे। ये भी हो चुका था, मटेरियल यूजेज बजट चल रहा था, यहां आए थे हम। देखिए हमें 16,000 यूनिट चाहिए फिनिश्ड। 16,000 हमें सेल करनी है, 5,000 हमें क्लोजिंग रखनी है, कुल 21 चाहिए। 21 में से 3 ओपनिंग में है, 18 हमें गुड यूनिट चाहिए। 18,000 हमें गुड यूनिट चाहिए, 18,000। और नॉर्मल लॉस का परसेंट 10 है, यानी नॉर्मल यील्ड 90% है। मतलब यदि आप 100 बनाना शुरू करोगे तो आपके हाथ में 90 ही आएगी। तो यहां पर यदि आपको 18,000 गुड यूनिट चाहिए तो बनानी पड़ेगी 20,000। और एक यूनिट में 4 kg लगता है, यूजेज होता है मटेरियल का, तो 20,000 बनाने के लिए 80,000। यह है रॉ मटेरियल यूजेज बजट। इससे बस ये सिखाना था कि आपको प्रोडक्शन वैसे चाहिए 18, पर प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा 20 का। 20 प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तब जाके हाथ में 18,000 यूनिट आपको मिलेगी। तो हमें जो इनपुट लगेगा, इनपुट जो रिक्वायर्ड है वो 18 पे नहीं बल्कि 20 पर। यह है नेट आउटपुट और यह है ग्रॉस आउटपुट। 20,000 बनाना शुरू करेंगे, इसमें से 2,000 रिजेक्ट होकर 18 ही बन पाएगी, तो हमें बनाना शुरू करनी पड़ेगी 20। उसके लिए हमें कच्चा माल लगेगा 80,000 kg। ये था रॉ मटेरियल यूजेज बजट के बारे में। अब ये तो हमने ले रखा है परसेंटेज ऑफ वेस्टेज, ये हम अभी समझ ही चुके हैं। ये चलिए, जैसे यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है, बजट में कई क्वेश्चन में आता है परसेंटेज ऑफ वेस्टेज या अलाउंसेज वर्ड भी यूज करते हैं, वेस्टेज या अलाउंसेज। मान लो दिया है वेस्टेज का परसेंट दे रखा है 10, मान लो परसेंटेज ऑफ वेस्टेज या ब्रैकेट में लिखा होगा अलाउंसेज, वो मान लो 10% है। यदि ये अलाउंसेज का परसेंट यानी दे रखा है, इसका मतलब यदि आप 100 इनपुट डालोगे तो 10 का लॉस होकर 90 ही आपको आउटपुट मिलेगा। ये एक अलग लॉस है, इसके पहले जो लॉस दिखा था वो अलग लॉस था, ये अलग लॉस है। इसके पहले जो लॉस था वो लॉस ऑफ आउटपुट था और ये लॉस ऑफ इनपुट है। फिर से बताऊं मैं, 100 kg इनपुट करते हैं तो 10 लॉस होकर 90 का आउटपुट। मतलब हमें यदि 100 kg डालेंगे तो इफेक्टिवली 90 ही काम आ पाएगा। ये है लॉस ऑफ मटेरियल। चलो और क्लियर करता हूं मैं अभी। अब देखिए, मतलब हमें यदि 90 का आउटपुट चाहिए तो इनपुट 100 डालना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है।
तो यदि हमें आउटपुट 9000 यूनिट का चाहिए, अब देखिए हमें 9000 यूनिट का आउटपुट चाहिए, एक यूनिट में 3 केजी लगता है, एक यूनिट में 3 केजी यूजेज क्वेश्चन ने दे रखा है, तो कितना लगेगा? 27000 केजी हमें लगेगा कच्चा माल, 27,000 केजी। और क्वेश्चन ने अलाउंसेस दे रखा है 10%। 27,000 तो कब लगता? यदि कोई वेस्टेज वगैरह नहीं होता तो हमें लगता है 27,000, पर चूंकि वेस्टेज 10% होता है तो 27,000 तो तब लगता जब कोई वेस्टेज अलाउंसेस नहीं होते। लेकिन चूंकि वेस्टेज अलाउंसेस 10% के हैं तो हमें कितना इनपुट लगेगा? 30,000 लगेगा, तब जाके हमारे इफेक्टिवली 27 का माप आएगा। तो हम 30,000 केजी इनपुट डालेंगे तो उसमें इफेक्टिवली 27,000 हमारे आउटपुट में फिर भी जुड़ा रहेगा, बाकी हमारा वेस्टेज हो जाएगा। यह है नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। और ये लॉस हमने किस पे माना है? लॉस ऑन इनपुट। इनपुट कितना है? 30,000। 10% किसका? 30,000 का। 30 का 10% 3,000। 3 घटाया तो बचा कितना? 27 बचा। तो लॉस किस पे लिया है? लॉस ऑन इनपुट। अब देखिए दोनों चीज कवर करने के लिए शायद ये अगला हमारी स्लाइड हो। अब देखिए इसके पहले दो लॉसेस हमने देख लिए अभी एक साथ। जैसे मान लो दो लॉसेस हैं, एक तो है नॉर्मल रिजेक्शन, एक है 10% का नॉर्मल रिजेक्शन, और एक 10% का लॉस ऑफ मटेरियल। फिर से सुनिएगा, 10% का क्या है? नॉर्मल रिजेक्शन, यानी हम 100 बनाते हैं, 100 बन भी जाती है और उसमें से 10 हम रिजेक्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, और 90 ही हमारे हाथ में गुड होती है, पर बनानी पड़ती है 100, तो हमारे हाथ में 90 गुड यूनिट आती है। तो ये था नॉर्मल रिजेक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि था 10% का नॉर्मल लॉस। इज इट क्लियर? अच्छा, ये तो जो 10% का लॉस है, जो फिनिश गुड्स बन गया, उस पर मटेरियल लग गया, लेबर लग गया, ओवरहेड लग गए, फिनिशिंग हो गया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद क्या हुआ? उसमें से 10% रिजेक्ट हो गया। तो ये क्या था? लॉस ऑफ फिनिश गुड्स था 10%, वो था नॉर्मल रिजेक्शन। ठीक है। अब एक और लॉस होता है लॉस ऑफ मटेरियल। लॉस ऑफ मटेरियल, कई बार हम जब कच्चा माल डालते हैं तो उसमें कुछ कच्चे माल का लॉस हो जाता है। तो क्या वो लॉस ऑफ मटेरियल और लॉस ऑफ वो रिजेक्शन एक है? वो रिजेक्शन था फिनिश गुड्स का, और ये लॉस एक कच्चे माल का, दोनों में फर्क होता है। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये कौन सा लॉस पढ़ रहे हैं? नॉर्मल लॉस ऑफ, ये क्या पढ़ रहे हैं? कि 100 इनपुट डाल रहे हैं, ये नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल है, नॉर्मल वेस्टेज अलाउंसेस ऑफ मटेरियल। यदि दोनों दिए होंगे तो हमें कॉस्ट काफी बढ़ानी पड़ेगी। मैं आगे इसका एग्जांपल लूंगा, पर बस ये ध्यान रखिए कि नॉर्मल रिजेक्शन अलग होता है, रिजेक्शन होता है फिनिश गुड्स का, और ये लॉस ऑफ मटेरियल है, और मैं इसको कवर कर लूंगा। अब देखिए, ये मटेरियल यूजेस का एक बजट का फॉर्मेट है, जिसको ज्यादा देखना ठीक से जरूरी नहीं है। देखिए 3 प्रोडक्ट है हमारे, मतलब किस तरह से बनता है मटेरियल यूजेस बजट। जस्ट फॉर्मेट है, एक्स वाई और जेड 3 प्रोडक्ट हैं। इसका आउटपुट 8,000, 3,000 और 1,000 हमारा बजटेड आउटपुट है, वो भी ग्रॉस। ये है बजटेड आउटपुट। ये है पर यूनिट यूजेस, नॉट वेजेस। ये क्या है? पर यूनिट यूजेस। इसकी ये रॉ मटेरियल ए है, ये बी है। अभी हम ए की बात करें। ए रॉ मटेरियल एक्स में लगता है 2 kg, वाई में लगता है 5 kg, जेड में लगता है 8 kg। एक यूनिट बनाने में 2, तो 8,000 के लिए 16,000, एक के लिए 5, तो 3 के लिए 15 और 8। ये किसका यूजेस आ गया? ये आ गया ए का टोटल यूजेस। इसमें एक्स बनाने, वाई बनाने, जेड बनाने, तीनों के लिए लगने वाला कच्चा माल है 39,000। तो ये है यूजेस बजट फॉर मटेरियल ए। ये है यूजेस बजट फॉर मटेरियल ए। ऐसा किसका? यूजेस फॉर बी एंड यूजेस फॉर सी। इसमें कुछ समझने का है नहीं। फिर परचेज बजट। मटेरियल यूजेस बजट के बाद होता है मटेरियल परचेज बजट।
मटेरियल परचेज बजट, देखिए ये है मटेरियल परचेज बजट का एक फॉर्मेट जो हम कई क्वेश्चन में यूज करेंगे। ये मटेरियल ए है, बी है, ये है टोटल कंजम्पशन, ये है परचेज बजट, इतना तो हमें चाहिए कंजम्पशन के लिए, इतना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक के लिए, ये चाहिए कंज्यूम करने को, ये चाहिए स्टॉक में रखने को, ये कुल चाहिए, इसमें से इतना अवेलेबल है तो इतना हमें परचेज करना पड़ेगा इन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ परचेज, ये आ जाएगा टोटल परचेज इन वैल्यू। इस तरह से बनेगा परचेज बजट जो हम कई क्वेश्चन में बनाएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इवन चलो अब यहां पर ये क्वेश्चन जो है जैसे मैं चाहता हूं वैसा नहीं है, तो एक काम करता हूं, 2 मिनट बन जाएगा क्योंकि सारे बनाए हुए तो मेरी है। देखिए लिखिए एक एग्जांपल परचेज बजट के लिए, वो है बजटेड सेल 13,000 यूनिट्स सेल हमेशा होती है फिनिश गुड्स की, तो ये 13,000 यूनिट बेचने का बजट है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2,000 यूनिट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5,000 यूनिट, रॉ मटेरियल यूजेज 6 kg per unit, purchase plan 50% in first quarter, 20% in third quarter and 30% off annual requirement in first quarter, 20% off annual requirement in third quarter and 30% of annual requirement in फोर्थ क्वार्टर। ये दिया है परचेस प्लान। आपको 2 चीज निकालनी है, फाइंड आउट एनुअल यूजेस और दूसरा निकालिए परचेज बजट बनाना है, परचेज बजट क्वार्टर वाइज। 2 चीज निकालनी है, एक तो आपको एनुअल यूजेस निकालना है और दूसरा परचेज बजट बनाना है क्वार्टर वाइज। पहले क्वार्टर में कितनी खरीदेंगे? 30,000। पहले क्वार्टर में 30,000, दूसरे क्वार्टर में 0, तीसरे क्वार्टर में 12 और चौथे क्वार्टर में ये हमारा कौन सा बजट निकलेगा? परचेज। तो चलो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। पहले एनुअल यूजेस निकालेंगे। एनुअल यूजेस के लिए पहले निकालना पड़ेगा प्रोडक्शन कितना करना है। प्रोडक्शन 13 चाहिए बेचने को, 2 चाहिए स्टॉक को, कुल चाहिए 15। 15 में से 5 बना पड़ा है तो बनाना पड़ेगा 10,000 यूनिट बनानी पड़ेगी। तो यूजेस कितना आ जाएगा? एनुअल यूजेस 10,000 इंटू 6 कितना आ गया? ये आ गया एनुअल यूजेस। ये हमारा आंसर ए हो गया, आंसर ए, आंसर 1 जो भी है एनुअल। अब दूसरा क्या है?
परचेज बजट कितना कितना, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, कितना कितना होगा? 60,000 का 50% यानी 30,000, 0, 12 और 18। कोई दम वाली बात नहीं थी, चलिए ठीक है। अब इसी से कनेक्टेड दूसरा एग्जांपल, सेल 20,000 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 यूनिट, ओपनिंग स्टॉक 2,000 यूनिट, ये सब है ऑफ फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल 3 kg पर यूनिट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,000 kg और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12,000 kg। फाइंड आउट। अच्छा, यहां पर भी वही परचेज प्लान, %50 इन फर्स्ट क्वार्टर, 20% इन सेकंड क्वार्टर एंड 30% इन फोर्थ क्वार्टर। आपको बनाना है, एक निकालना है एनुअल यूजेस और दूसरा परचेज बजट। और वही एक चीज लिखना है मुझे, 50% किसका? 50% ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट, 50% ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट, इस सभी का एनुअल रिक्वायरमेंट का 50%, 20%, 30%। ठीक, पहले प्रोडक्शन निकाल लो। 20,000 चाहिए बेचने को, 5 चाहिए स्टॉक को, 25 चाहिए, 2 बनानी पड़ेगी 23,000, 23,000 इंटू 3, 69,000 आ गया एनुअल यूजेस। एनुअल यूजेस कितना आ गया? 69,000 एनुअल यूजेस, 69,000, ये तो निकल गया एनुअल यूजेस 69,000 kg। अब क्या बनाना है? बजट, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर्स, ये 4 क्वार्टर है। यहां हमें निकालनी है परचेजेस इन केजी। कितना खरीदेंगे पहले क्वार्टर में? एनुअल रिक्वायरमेंट का 50%, एनुअल रिक्वायरमेंट का 50%, रिक्वायरमेंट का 50%, इस 69,000 का आधा कर लो। नहीं, ये एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? ये भी तो हमने लिखा है एनुअल यूजेस। ये एनुअल तो यूजेस है, ये एनुअल परचेस थोड़ा है। पहले एनुअल यूजेस से क्या निकालनी पड़ेगी? एनुअल परचेस। उस एनुअल परचेस का 50% करेंगे पहले क्वार्टर में। तो अभी हमने क्या निकाल रखी है? एनुअल यूजेस। अभी क्या निकालना बचा है? एनुअल परचेज। जो 50% खरीदना है वो किसका? साल भर की परचेज का आधा पहले क्वार्टर में, 20% दूसरे क्वार्टर में, 30% चौथे क्वार्टर में। ये 20 और 25, ये 50%, 20%, 30% किसका? एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब एनुअल यूजेस या एनुअल परचेज का? एनुअल परचेज का। और अभी हमारे सामने क्या है? एनुअल यूजेस। इससे काम थोड़ा चलेगा। ये तो हमारा कंजम्पशन है 69,000। तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी? एनुअल परचेज निकालनी पड़ेगी। समझ में आया आपको? तो हम पहले एनुअल यूजेज से क्या निकालेंगे? एनुअल परचेज। उसके पहले हमें वर्किंग बनानी पड़ेगी। 69,000 तो हमें चाहिए कंज्यूम करने को। ये है हमारा एनुअल यूजेज। इसमें प्लस क्या करेंगे? प्लस क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 12,000। माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। कितने केजी? 8,000 केजी।
70, ये क्या आ गया? एनुअल परचेज। ये एनुअल यूजेस है और ये एनुअल, तो हमें 50% खरीदना है पहले क्वार्टर में। किसका? जो साल भर में खरीदना है उसका 50% खरीद लो पहले क्वार्टर में, जो साल भर में खरीदना है उसका, लेकिन साल भर में जो कंज्यूम करना है उसका। क्लियर आपको? तो 50% किसका आएगा? 73 का, 36,500, करेक्ट। और यहां 14,000, फिर 0 और फिर 21। तो यहां पर हमको बस सिर्फ क्या समझने के लिए मैंने एग्जांपल लिया कि यहां पर 50% एनुअल यूजेस का नहीं, एनुअल परचेज का 50% हम खरीद लेंगे पहले क्वार्टर में, बस। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए। मटेरियल की बात आता है वेजेस। वेजेस में वर्कर दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वर्कर की वेजेस जनरली क्या मानी जाती है? वेरिएबल। और इनडायरेक्ट वर्कर की वेजेस जनरली क्या मानी जाती है? फिक्स्ड। इनडायरेक्ट वर्कर सपोर्टिंग वर्कर होते हैं जो प्रोडक्शन नहीं करते बल्कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में सपोर्ट करते हैं। इनकी वेजेस जनरली क्या मानते हैं? फिक्स। इन्हीं में प्रोडक्शन 2-4 यूनिट बढ़ाना भी है, प्रोडक्शन हमें 500-1000 यूनिट बढ़ाना भी है, तो क्या सपोर्टिंग वर्कर जरूरी है कि बढ़ाने पड़ेंगे? लेकिन मेन वर्कर बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि इनका प्रोडक्शन से डायरेक्ट लिंकेज है। तो डायरेक्ट वेजेस जो मेन वर्कर होते हैं और इनडायरेक्ट जो सपोर्टिंग होते हैं, इनकी वेजेस को जनरली मानते हैं वेरिएबल और इनकी वेजेस को जनरली मानते हैं फिक्स्ड। अब यहां पर यह भी आपको आइडिया है, यदि क्वेश्चन में 2011 की लेबर दी है 2.5 लाख, 2012 की लेबर दी है 310, 2011 का आउटपुट 5,000, 12 का आउटपुट 7,000। शायद आपको आइडिया होगा। और मान लो हमें दी गई है टोटल वेजेस। वेजेस कितने से बढ़ी? प्रोडक्शन कितने से बढ़ा? 2000 से। तो वेजेस कितने से बढ़ी? 60 से। तो ये बढ़ी हुई वेजेस कौन सी वाली है? वेरिएबल वाली वेजेस। तो 60,000 की जो वेजेस है वो बढ़ी हुई है। 60,000 वेजेस बढ़ी है कितनी यूनिट बढ़ाने पर? 2000 यूनिट बढ़ाने पर। तो पर यूनिट 30 रुपए की वेरिएबल वेजेस है। ये आपको शायद आइडिया होगा। मतलब वेजेस को हम वेरिएबल फिक्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। उसको लेकर के एक छोटा सा पॉइंट है, देखिए। यदि क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना देखो तो अभी क्या है, मैं सॉल्यूशन को हाइड नहीं कर सकता वो, पर आप देख ही लोगे। आप ऊपर यूनिट दी है 2000, तब लेबर कॉस्ट कितनी थी? 50,000। जब यूनिट 3000 हो गई तो लेबर कॉस्ट 60 हो गई। ये 2009-10 का डेटा है। 11 में क्या एक्सपेक्टेड है? लेबर रेट विल इंक्रीज बाय 10%। प्रिपेयर बजट फॉर 3500 यूनिट। अब मैं यहां से हटा भी लूं तो क्या होगा? ऊपर पड़ी है बस। क्या लगा दूं सर जो आपको सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे? क्या आप में इतनी ईमानदारी नहीं बची दुनिया में? 2009-10 का डेटा दिया है, यूनिट 2000 से 3000 हुई, लेबर कॉस्ट 50 से 60 हुई। 2011 में लेबर रेट 10% से बढ़ने वाली है। बताइए 3500 यूनिट की लेबर क्या होगी? ये एग्जाम में पहले पूछा हुआ है, फाइनल में ही। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो किसी न किसी क्वेश्चन में आए हैं। बताइए 2011 की लेबर कॉस्ट क्या होगी? 2011 में लेबर कॉस्ट क्या होगी 3500 यूनिट की? क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने? क्या सॉल्यूशन चेक कर लिया? नीचे सही था आपका? लेबर कॉस्ट कितनी थी? 50,000। 2000 यूनिट की 50,000 और 3000 यूनिट की 60,000। और अब हमको बनानी है
3500, ये 2009 था, ये 2010 था और 2011। और यहाँ लेबर रेट 10% से बड़ी है। तो बताओ 2011 में लेबर कॉस्ट क्या होगी? लेबर रेट ध्यान रखिएगा 10% से बढ़ गई है 2011 में। सॉल्यूशन आपने देख लिया होगा। तो जब मैं बोल रहा था सबका ध्यान क्वेश्चन की बजाय सॉल्यूशन पे था। बताओ कितनी लेबर कॉस्ट होगी? सॉल्यूशन सही आ रहा है आपका? जो लिखा था वही बार आ रहा है? इनको तो देख लिया उन्होंने, तो आपको कैसे मालूम वही आ रहा है? आप बोले वही वाला आ रहा है, वही वाला आ रहा है, बोले हाँ वही वाला आ रहा है, देखा तो है नहीं बोले मैंने। क्या आता है? अरे कैलकुलेट करिए। 68 68,500 आया। $71,500। क्वेश्चन ने कहा है लेबर रेट 10% से बड़ी है और 3500 यूनिट के लिए आपको बजट बनाना है, बजटेड लेबर कॉस्ट। शुरू करें सॉल्यूशन। देखिए यूनिट बड़ी कितने से? 1000 से। कॉस्ट कितने से बड़ी? 10,000 से। ये कौन सी लेबर है? ये लेबर है वेरिएबल प्लस फिक्स। ये भी वेरिएबल प्लस, तो ये वाली कौन सी है? क्योंकि फिक्स में तो इंक्रीज प्रोडक्शन बढ़ भी जाए तो वेरिएबल बढ़ती है, लेकिन फिक्स लेबर कॉस्ट तो जो यहां है वही यहां है। तो ये सिर्फ कौन सी वाली वेरिएबल कॉस्ट है? लेबर है वेरिएबल। 10,000 वेरिएबल लेबर है 1000 यूनिट का प्रति यूनिट। ये है वेरिएबल लेबर पर यूनिट। अब वेरिएबल 10 है, टोटल लेबर 2000 यूनिट्स कितना है? 50,000। इसमें वेरिएबल कितना? 2000 एट द रेट ऑफ 10 20,000। तो बचा हुआ कितना हुआ? ये हुआ फिक्स्ड, ये हुआ फिक्स्ड। ठीक है, अब देखिए ये सब चीजें फिर से कहीं ना कहीं आएगी। अब हमें बनाना है 3500 यूनिट का। 3500 यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या थी पहले? 10, वो बढ़कर 11, कितना हो गया? 38। ये हो गया वेरिएबल लेबर कॉस्ट। अभी कौन सी जोड़नी है? फिक्स कितनी थी? 30,000। क्या वो भी बढ़ेगी? बढ़ा के लिखूं या एज इट इज लिखूं? बढ़ा के लिखूं या एज इट इज? ये एज इट इज नहीं आएगी, बढ़ा के आएगी। क्योंकि देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने क्या कहा था? 10% का क्या था? 10% का क्या था? इंक्रीज इन लेबर रेट की वेरिएबल कहा था मैंने। 10% से क्या बढ़ेगी? क्या लिखा था बताइए आप? 10% क्या लिखा था? इंक्रीज इन लेबर रेट लिखा था, वेरिएबल नहीं लिखा था। इंक्रीज इन लेबर रेट बाय 10%। 10% से लेबर की रेट बढ़ जाएगी। कौन से वाले लेबर? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? लेबर रेट डायरेक्ट की भी होती है, लेबर रेट वेरिएबल वेजेस किसकी होती है? डायरेक्ट वर्कर की। ये रेट किसकी थी? डायरेक्ट की। ये रेट थी डायरेक्ट की, ये रेट थी डायरेक्ट वर्कर की। तो ये वेजेस किसकी है? ये है डायरेक्ट वर्कर। तो ये कौन से वर्कर है? इनडायरेक्ट। जब लेबर की क्वेश्चन ने कहा था रेट बढ़ेगी, तो ऐसा थोड़ा कहा था कि सिर्फ डायरेक्ट वर्कर की बढ़ेगी। जब लेबर में दोनों आते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। मैंने क्या कहा था? डायरेक्ट की रेट बढ़ेगी ऐसा कहा था क्या? नहीं। वेरिएबल की रेट कहा था? नहीं। सिर्फ क्या था? लेबर रेट 10% बढ़ेगी, चाहे इसकी हो चाहे इसकी।
इनको पेमेंट मिलता है पर पीस से, इनको मिलता है टोटल, तो ये भी है, तो ये भी रेट ना, तो ये वर्कर की रेट भी बढ़ेगी। तो आपको यहाँ पर जो लेबर रेट बढ़ानी है वो डायरेक्ट वर्कर इनडायरेक्ट वर्कर दोनों की बढ़ानी है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये रेट तो बढ़ी है डायरेक्ट वर्कर की और ये है इनडायरेक्ट वर्कर, दोनों का पेमेंट बढ़ेगा। इसकी भी रेट बढ़ेगी 10% से, तो इसकी वजह से होगी 33। कितना आया, 71,500। करेक्ट। तो गलती कहां कर रहे थे आप लोग, आप रेट सिर्फ किसकी बढ़ा रहे थे, डायरेक्ट लेबर की, जबकि रेट डायरेक्ट की भी होती है, रेट इनडायरेक्ट की भी होती है। और मैंने सिर्फ रेट वर्ड यूज किया था, न वेरिएबल, न फिक्स, न डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सिर्फ मैंने कहा था लेबर की रेट बढ़ रही है, लेबर रेट बढ़ेगी, डायरेक्ट लेबर की भी लेबर रेट बढ़ेगी, इनडायरेक्ट लेबर की भी। ठीक है, तो यहीं पर यहां पर बताया गया है, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर यह भी आपको आइडिया है कि वर्कर की एफिशिएंसी एक होती है एफिशिएंसी 100%, मतलब एफिशिएंसी 8 पार या 8 स्टैंडर्ड। यदि वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में काम कर लेता है, जो टाइम अलाउड है स्टैंडर्ड टाइम में काम कर लेता है, तो हम कहते हैं वर्कर की एफिशिएंसी 100% है, यानी स्टैंडर्ड पे है, यानी 8 पार है। यदि वर्कर स्टैंडर्ड से ज्यादा टाइम लेता है तो हम कहेंगे वर्कर की एफिशिएंसी 100% से कम है, बिलो पार है, बिलो स्टैंडर्ड है, बराबर। यदि वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से जल्दी काम कर लेता है, स्टैंडर्ड से भी जल्दी, स्टैंडर्ड से भी कम में, तो हम कहेंगे उसकी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है, अबो पार है या अबो स्टैंडर्ड है। ये तो आपको आइडिया है। अब देखिए, एफिशिएंसी का कई जगह यूज में आएगा, बजट में इसको यूज करेंगे कि वर्कर की एफिशिएंसी। क्या फॉर्मूला याद है आपको एफिशिएंसी का, वर्कर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? और देखिए, सही मायनों में मुझे भी फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं रहेगा, भले 20-22 साल इसी चीज को पढ़ाते हुए हो गए हैं, आईपीसी में आता है ये, लेकिन मुझे अभी भी आप बोलो अचानक एट ए क्लास यदि सोचो तो मेरे दिमाग में अभी फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है। जो ये बोल रहे हैं वो मुझे भी याद नहीं कि फॉर्मूला इसका क्या है। तो इसका फॉर्मूला हमेशा हम बना लेते हैं कुछ डेटा इमेजिन करके, और उसी से फिर फॉर्मूला मैं याद करता हूं। मतलब मैंने कभी भी, अभी भी सही बोलूं, ईमानदारी से बोलूं तो मुझे अभी फॉर्मूला मेरे दिमाग में नहीं है। अब फॉर्मूला बनेगा कैसे, मतलब मुझे ये पता नहीं कि ऊपर क्या आता है नीचे क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल से बिल्कुल आ जाएगा, समझिएगा। जिस काम के लिए वर्कर को मान लो 80 घंटे लगना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम है 80 घंटा, वो काम वर्कर ने 40 घंटों में कर डाला। जो काम 80 घंटों का था, स्टैंडर्ड 80 काम कर दिया, 40 घंटों में उसने काम कर दिया। एक्चुअल टाइम 40 ही रहा, स्टैंडर्ड आवर्स 80, एक्चुअल आवर्स 40। बताइए उसकी एफिशिएंसी क्या है, 200%। ये तुमको मालूम है, पर ये 200% निकलेगा कब, क्या ऊपर रखूं क्या नीचे रखूं? ऊपर क्या रख दिया जाए, स्टैंडर्ड, नीचे क्या रखा जाए? ऊपर रखा है स्टैंडर्ड 80, नीचे रखा है एक्चुअल 40। तो क्या फॉर्मूला बना, 80 और 40, इससे एफिशिएंसी कितनी आ गई? और वो सही है कि नहीं? जो काम 80 घंटों का था वो वर्कर ने 40 घंटों में कर डाला, जस्ट आधे टाइम में कर डाला, आधा टाइम लिया, मतलब उसकी एफिशिएंसी जस्ट डबल है। तो क्या फॉर्मूला नहीं बन जाएगा? तो यदि फॉर्मूला याद रख सके तो अच्छी बात है, न याद रख पाए तो आप कोई भी एक डेटा इमेजिन करके ये फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। समझ में आ गया आपको? या यूं कहूं कि जो काम 80 घंटों का था उस वर्कर ने 160 घंटे लिए, बस डबल करके देख लो, बस 160 आवर्स ले लिए। बताइए उसकी एफिशिएंसी क्या बराबर है? नहीं, बहुत कम है। कितनी कम है? आधी है। तो आधी मतलब 50% है। फॉर्मूला 50% से कब बनेगा? मतलब हमारे पास आंसर है, अब फॉर्मूला बनाओ। ऊपर क्या आएगा? जो काम था 80 घंटों का, उसके लिए वर्कर ने 160 घंटे लिए, ऊपर 80 नीचे 160, आ गया ना 50%। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बन गया? स्टैंडर्ड आर अपॉन एक्चुअल आर। इससे हमेशा निकलती है एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। क्या बात समझ में आपको आ गई? ठीक है। अब उसी चीज को लेकर ये हमने समझ लिया, इससे बन जाता फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बना है? स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इनटू 100 कर हम निकाल सकते हैं वर्कर की एफिशिएंसी। जैसे कि किसी काम के लिए स्टैंडर्ड टाइम था 5 घंटे, 5 घंटे प्रति यूनिट। वर्कर ने 90 यूनिट बनाई है। बताइए 90 यूनिट में कितने घंटे लगने चाहिए थे? 450।
1 यूनिट के लिए 5 घंटे, तो 90 यूनिट के लिए 450 घंटे लगना चाहिए। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना आ गया? यदि वर्कर ने 450 घंटे ही लिए तो बताइए एफिशिएंसी क्या है? 500 घंटे लिए तो क्या है? और 375 लिए तो क्या है? 450 लिए तो दोनों टाइम बराबर है, तो कहेंगे एफिशिएंसी 8 पार है। इसमें पता नहीं पड़ता कि ऊपर क्या नीचे क्या, दोनों सेम ही है। लेकिन यहां स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल, तो एफिशिएंसी कितने परसेंट? 90% है। तो एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स से हम निकाला करते हैं वर्कर की एफिशिएंसी। ठीक। अच्छा, अब यहां पर आता है जब हमारे पास लेबर बजट आएगा, लेबर बजट में हमें वर्कर का अरेंजमेंट जो करना पड़ेगा, मेन पावर जो अरेंज करना पड़ेगा वो कितने आवर्स के लिए करना पड़ेगा वो देखिए। एक तो प्रोडक्टिव स्टैंडर्ड आवर्स प्लस एक्स्ट्रा आवर रिक्वायर्ड फॉर लोअर एफिशिएंसी ऑफ वर्कर प्लस एक्स्ट्रा आवर्स फॉर नॉर्मल आइडल टाइम। मैं समझाता हूं ये क्या है। यदि आगे एग्जांपल में है वो भी वही चीज, हमें एक कोई काम करवाना है, आज एक काम वर्कर से करवाना है और उस काम के लिए 6 घंटा स्टैंडर्ड है, मतलब वो काम 6 घंटे में हो जाना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। तो हमें वर्कर कितने घंटे के लिए अरेंज करना पड़ेगा? तो गलत हो जाएगा। मेरी बात सुनिएगा, एक यूनिट बनाने के लिए 6 आवर स्टैंडर्ड है और हमें 1 यूनिट बनवानी है, तो आप सोचना यह है उस 1 यूनिट को बनाने के लिए हम वर्कर कितने घंटों के लिए बुलाएं। उसका रीजन समझिए। क्या आपका हर वर्कर बहुत फास्ट होता है? हर वर्कर एफिशिएंसी पे मतलब 8 पार ही काम करे जरूरी? कई वर्कर स्पीड से काम करते हैं, कई बहुत स्लो होते हैं, कई नॉर्मल होते हैं। आपकी इंडस्ट्री की नॉर्मल एफिशिएंसी लेवल देखनी पड़ेगी। यदि ये वर्कर 100% कैपेसिटी पे, सोचिए 6 घंटे के लिए वर्कर अरेंज करने से काम कब चल जाता है? मेरी बात सुनिएगा, 6 घंटे के लिए अरेंज करा, काम हो गया। ये 2 कंडीशन में, एक तो वर्कर जो आए वो बिल्कुल बराबर स्पीड से काम करे और काम में उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल सही हो, स्लो नहीं हो। और दूसरी बात, बगैर रुके काम करता रहे, बगैर रुके काम करता रहे, 1 मिनट भी वो रेस्ट ना ले। पहली बात तो 1 मिनट भी रेस्ट ना ले, 1 मिनट भी वो वेस्ट, न ब्रेक, न टी ब्रेक, न लंच ब्रेक, नथिंग। पूरे वो 6 घंटे काम करे और वो भी पूरी नॉर्मल स्पीड से, तो वो 6 घंटे में आपका 1 यूनिट बना देगा। क्या ये दोनों बातें प्रैक्टिकल है? यदि वर्कर की एफिशिएंसी कम है तो क्या वो 6 घंटे में 1 यूनिट बना पाएगा? हो सकता है इसी वर्कर को उसी 1 यूनिट को बनाने के लिए 7 घंटा लगे। 6 घंटे में कब बना देता? जब उसकी एफिशिएंसी 8 पार होती। पर उसी काम के लिए उसको कितना घंटा लगेगा? 7 घंटा। 1 घंटा ज्यादा क्यों लगेगा उसको? क्योंकि उसकी स्पीड कम है। मान लीजिए हम जानते हैं कि हमारे वर्कर सारे अच्छे नहीं होते, वो तो एक बोनस प्लान होता है कि तुमने ये काम इस 6 घंटे में कर लिया तो तुम्हें बोनस मिलेगा। पर हम जानते हैं वर्कर ऐसे बहुत कम होते हैं जो 6 घंटे में काम कर ले। हमारे एवरेज वर्कर की एफिशिएंसी 6 घंटे में काम करने की नहीं है। सारे वर्कर मोस्ट एफिशिएंट नहीं है, सबकी एफिशिएंसी 8 पार नहीं है। तो हम बताइए क्या 6 घंटे में काम कर लेगा सोचकर वर्कर लाएंगे या 7 घंटे? हम 7 घंटे के लिए वर्कर लाएंगे तो हमारी यूनिट बनेगी। 7 घंटे के लिए लाएंगे, 7 घंटे वो रहेगा तो हमारी 1 यूनिट बना के जाएगा। अच्छा, 1 घंटा और भी देना पड़ेगा उसको, काहे के लिए? लंच और टी ब्रेक। बीच में लंच ब्रेक होगा आधे घंटे का, बीच में टी ब्रेक होगा, तो उस केस में उसा 1 घंटा तो काहे का देना पड़ेगा? नॉर्मल आइडल टाइम। आया कितने घंटे के लिए? 8 घंटे के लिए लाओगे तब जाके आपका काम 1 यूनिट का हो पाएगा। तो 1 घंटा तो काहे के लिए लाए आप? 1 घंटा आपने काहे के लिए दिया? आइडल टाइम के लिए। और 1 घंटा और काहे के लिए? उसकी लोअर एफिशिएंसी के लिए। जस्ट फॉर इजी, मतलब आपको एक इनिशियल थॉट के लिए मैंने आपको ये दे दिया है। बाकी इसको मैं विथ अमाउंट विथ डेटा इसको समझाऊंगा। तो हमें वर्कर के लिए ये आवर्स भी चाहिए, इतने आवर्स एडिशनल चाहिए और इतने आवर्स और चाहिए। इतने आवर्स के लिए हम वर्कर अरेंज करेंगे। देखिए, अच्छा आगे आएगा, ये सब कुछ आएगा। मैं जस्ट एक बार आपको दिखा रहा हूँ स्लाइड शो में, बाकी इसका सबका मैं एग्जाम्पल लूंगा। अच्छा, ये जो वर्कर को पे किया है 8 घंटों का, पर उसने काम किया है 7 घंटे, तो 1 घंटा क्या है? 1 घंटा क्या है? काम, पेमेंट किया 8 घंटों का, काम किया, आवर्स वर्क 7 आवर्स, तो 1 घंटा क्या है?
ये है आवर्स पेड फॉर बट नॉट वर्कड, ये होता है आइडल टाइम, ये तो आप जानते हैं। ये मैंने आपको जो समझा है अभी, देखिए चलिए इसमें देखिए, सॉल्यूशन न देखे तो अच्छा होगा। पीछे दिख रहा है आपको? अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब तो दिखेगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, स्टैंडर्ड टाइम इज 2 आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम इज 2 आवर, बजटेड आउटपुट इज 12,000 यूनिट। कैलकुलेट टोटल टाइम इफ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ टाइम इज एज अंडर। ध्यान रखिए ये बजट के क्वेश्चन में आ चुका है, सीए फाइल के ही एग्जामिनेशन क्वेश्चन में है ये पॉइंट। 1 यूनिट के लिए 2 घंटा लगना चाहिए स्टैंडर्ड है, और हमें 12,000 यूनिट चाहिए, और कहा है हमें टोटल टाइम निकालना है इफ नॉर्मल वेस्टेज यानी नॉर्मल आइडल टाइम जो है वो है 20% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम, और एक है 20% ऑफ टोटल टाइम। हमें पहले ये निकालना है ए, फर्स्ट आंसर। जब टोटल टाइम निकालिए, जब जो लॉस ऑफ टाइम है, नॉर्मल वेस्टेज है 20% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम, और एक है 20% ऑफ टोटल टाइम। पहले बताइए फर्स्ट, तो बताइए टोटल टाइम कितना लगेगा, हमें कितने घंटों के लिए वर्कर अरेंज करना है। ये तो बड़ा सिंपल है ना। देखिए 1 यूनिट के लिए 2 घंटा, तो 12,000 के लिए 24,000 घंटे। ये कौन से हैं, प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव? कितने घंटे काम होगा, कितने घंटे और जोड़ने पड़ेंगे, कितने घंटे अनप्रोडक्टिव रहेंगे? 20% ऑफ व्हाट, प्रोडक्टिव टाइम, इसी का 20% ना, इसी का 20% जोड़ा 4,800, तो कितना आ गया? 28,800 हो गया टोटल टाइम। लेकिन यदि यही क्वेश्चन क्या कहे, 20% ऑफ 20% ऑफ टोटल, पहला था 20% ऑफ प्रोडक्टिव, दूसरा है 20% ऑफ टोटल टाइम। टोटल टाइम कौन सा? अच्छा हमारे इस केस में ये कौन सा टाइम है, प्रोडक्टिव, और ये कौन सा है? हमने 20% किसका लिया, टोटल का या प्रोडक्टिव का? लेकिन सेकंड पार्ट किसका बोलता है, टोटल का 20%। यदि टोटल का 20%, तो कितने घंटे लगेंगे? 30,000। सब गड़बड़ इसमें। हाँ यहां पर देखिए, यहां पर 12,000 इंटू 2 कितना आता है? 24,000। अब 20% किसका, इस प्रोडक्टिव का या टोटल का? तो ये टाइम कितने परसेंट के बराबर है? ये 80 है, तो टोटल कितना होगा? तो क्वेश्चन में जो लॉस ऑफ टाइम दिया है 20%, वो किस पर दिया है, इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिव टाइम पे दिया है या टोटल पे दिया है, ये आपको देखना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा फोन साइज छोटा करना पड़ेगा।
चलिए लेबर आवर 54,000 फॉर 10,000 यूनिट, ये है लास्ट ईयर डिटेल। ध्यान रखिए पिछले साल 54,000 घंटों में बनी थी 10,000 यूनिट। अगले साल वर्कर की एफिशिएंसी 10% से डिक्लाइन होने वाली है। अगले साल वर्कर की एफिशिएंसी 10% से कम होने वाली है। बताइए 12,000 यूनिट के लिए कितने घंटे लगेंगे? क्या क्वेश्चन क्लियर है? पिछले साल 10,000 यूनिट बनाने में 54,000 घंटे लगे थे। इस साल हमें 12,000 यूनिट बनानी है और वर्कर की एफिशिएंसी 10% से कम होने वाली है। ये ध्यान रखते हुए निकालने हैं कि कितने घंटों में काम हो जाएगा। कितने घंटों में? दो तरीके हैं निकालने के। 54,000 डिवाइड बाय 10,000, 10,000 के लिए 54,000, तो दो मेथड बताइए। देखिए यहां पर ज्यादा इजी क्या है और वो हम सोच लेते हैं। समझाने के लिए दोनों समझ लीजिए। क्या पीछे दिख रहा है? ये डेटा दिख रहा है? चलिए देखिए मेरी बात सुनिएगा। एक तरीका तो ये है, पिछले साल 10,000 यूनिट बन गई थी कितने घंटों में? 54,000 घंटों में। अब इसी साल इसी 54,000 घंटों में वो कितनी बना पाएंगे? 9,000। कैसे पता पड़ा? उनकी एफिशिएंसी 10% कम हो गई। जहां वो 10 बना रहे थे वो कितनी बना पाएंगे? 9, 10% कम बनाएंगे। पहले 10,000 बना पा रहे थे उन्हीं 54,000 घंटों में। उसी 54,000 घंटों में उसको आज कहें कि तुम 10 बनाओ तो बना पाएंगे क्या? पिछले साल 54,000 घंटों में 10 बना दी थी। अगले साल वो नेक्स्ट ईयर वो 10 नहीं बना पाएंगे, बल्कि कितनी बना पाएंगे? 9,000। तो ये 54,000 घंटे कितनी यूनिट के हो गए? आज के सिनेरियो में ये 54,000 घंटे कितनी यूनिट के हैं? 10 के या 9 के? 9,000। जबकि हमें चाहिए कितनी? 9,000 के लिए 54,000, तो 12,000 के लिए 7200 घंटे। एक तरीका ये है, 72,000 घंटों में बनेगा। समझ में आया? एक और मेथड, दूसरी मेथड, 54,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 12,000 कितना आया? जरा 2 मिनट बताइए। 54,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 12,000 कितने घंटे आए? 64,800। अभी क्या है, मैं थोड़ा मजबूर हूं, जो लिखा उसी समझाने के लिए मैं बोर्ड यूज नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। पर सारी बातें फिर से अभी आएगी, पर अभी सिर्फ इस पर देखें। 54,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 12,000 आया 64,800। 64,800 घंटों में काम कब हो जाता? यदि वर्कर की एफिशिएंसी डिक्लाइन नहीं होती तो ये 12,000 यूनिट कितने घंटों में बन जाती? 64,000। लेकिन क्या अभी भी 64,800 में बन जाएगी? अब 64,800 से ज्यादा लगेंगे। तो 64,800 में प्रोडक्शन कितना हो पाएगा? 90% या 100%? 64,800 घंटों में प्रोडक्शन हमें 90% ही मिल पाएगा, जबकि हमको चाहिए 100%। तो डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कर दिया तो भी कितना आ जाएगा? 7200 घंटे। अभी आप टेंशन, 72,000 घंटे। समझ में आ गया? कौन सी मेथड आसान है? दोनों। चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि ये सब चीजें मुझे फिर से बतानी पड़ेगी। जब तक मैं खुद पेन यूज करके नहीं बताऊं तो मुझे मजा नहीं आता। पर अब सामने एक बार देख लेते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। यहां पर उसी की प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल है। फिर से 27,500 घंटे किसके लिए? 5,000 यूनिट के लिए 27,500 घंटे। इट इज एक्सपेक्टेड डेट लेबर एफिशिएंसी विल इंक्रीज बाय 10%। यहां लेबर की एफिशिएंसी 10% बढ़ने वाली है। पिछले साल
5,000 यूनिट बनी थी 27,500 घंटों में, अब हमको कितनी बनानी है? 6,000 बनानी है, और एफिशिएंसी 10% बढ़ी है। फिर वो दो मेथड है। पिछली बार 5,000 यूनिट बनी थी 27,500 घंटों में, यदि फर्स्ट मेथड लगाई जाए तो अब इन्हीं 27,500 घंटों में यूनिट कितनी बन जाएगी? इन्हीं 27,500 घंटों में यूनिट कितनी बन जाएगी? 5500। तो देखा है तो ये घंटे कितनी यूनिट के हो गए? आज के सिनेरियो में ये घंटे कितनी यूनिट के? 5500। 5500 के लिए इतने, तो 6 के लिए कितने? 30,000 आ जाएंगे, 30,000 लेबर आवर। दूसरी मेथड वैसी है, 27,500 घंटे लगते हैं 5,000 में, तो 6,000 में कितने? और इसमें हमें प्रोडक्शन 110% मिल जाएगा, जबकि हमको चाहिए 100%। तो डिवाइड बाय 110 इंटू 100 कर भी हम निकाल सकते हैं वर्कर के लिए लगने वाले आवर्स। ठीक है, इस स्लाइड शो में मजा नहीं आ रहा मुझे अभी एकदम से। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसको थोड़ा इंटरेस्ट से हम कवर करते हैं। देखिए, ठीक है, एक्चुअली क्या सॉल्यूशन भी साथ में आ रहे हैं ना यहाँ पर। ये मैं इसको स्लाइड शो में लूंगा तो क्या टाइम लग रहा है? स्लाइड शो में पहले क्वेश्चन आता है फिर सॉल्यूशन आता है। यदि इसको हम स्लाइड शो में लें, फ्रॉम बिगिनिंग तो बहुत आ जाएगा, फ्रॉम करंट स्लाइड। आ गया, आंसर भी आ गया, फिर आंसर आ गया। चलो ठीक है, ये किसी क्वेश्चन का ही पॉइंट है और फिगर भी शायद उसी के हैं। वेजेस 40,000 है, 10,000 एट द रेट ऑफ 4, 10,000 यूनिट की लेबर 4 रुपए से 40,000, सॉरी 10,000 घंटे हैं, यूनिट कितनी है? 5,000, घंटे कितने हैं? 10,000, रेट है 4 रुपीज, टोटल वेजेस 40। ये बजट था, एक्चुअल में क्या रहा? 4,500 यूनिट बनी, उनके लिए घंटे इतने रहे, वेजेस रेट ये रही और ये रही एक्चुअल वेजेस। आपको बजटेड वेजेस निकालनी है 6,000 की, और लिखा है, और ये देखिए दो क्वेश्चन आएंगे, दोनों में लिंक करके बताऊंगा, दोनों वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट से इस चीज को देखिएगा। एफिशिएंसी विल लोअर बाय 2%, एफिशिएंसी 2% से कम हो जाएगी। ठीक, अब ये एफिशिएंसी 2% से कम हो जाएगी, ये क्वेश्चन ने कह रखा है, तो हम ये जो कम हो जाएगी बजटेड एफिशिएंसी का या एक्चुअल एफिशिएंसी का? बजटेड एफिशिएंसी का या एक्चुअल का? यानी यहां जो हमने सोचा था बजट में उससे 2% कम हो जाएगी, या जो एक्चुअल में रही उसका 2% कम हो जाएगी? तो यहां पर 2% जो कम होगी ना वो बजटेड का, 2% कम होगी वो बजटेड का। लेकिन यहां पर जरा सा लैंग्वेज में चेंज कर दे, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अभी तो आपने सही कहा कि बजटेड का, वही करेंगे हम। 10,000 घंटे लगते थे 5,000 में, 10,000 घंटे लगते थे 5,000 में, ये था बजट। तो हम इसको बेस बनाएंगे। अब एफिशिएंसी 2% कम हो गई, तो हमें बेस बनाना पड़ेगा इसमें बजट को। तो वैसा करते हैं, 6,000 के लिए घंटे कितने लगेंगे बताइए आप? 6,000 यूनिट के लिए कितने घंटे लगेंगे बताइए? जबकि हमको बजट को बेस बना के चलना है। और अभी आपको जब अगला क्वेश्चन लूंगा तो इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा नया, पर अभी इसको ध्यान दीजिए। 12,500, 12,245। देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, 5,000 यूनिट में पहले 5,000 यूनिट के लिए लगते थे 10,000 घंटे। हम इसमें सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक? तो 5,000 यूनिट के लिए 10,000 घंटे, तो 6,000 के लिए 5,000 यूनिट के लिए 10,000 घंटे, तो 6,000 के लिए कितने आए? कितने? 12,000 घंटों में काम कब हो जाता? जब एफिशिएंसी में चेंज, लेकिन एफिशिएंसी 2% से, तो हमें इतने घंटों में प्रोडक्शन 100% मिलेगा या 98% मिलेगा?
तो 98%, जबकि हमें 100% चाहिए, तो 98% के लिए इतना, तो 100% के लिए कितना? 12,000। आगे पहुंच गए। देखिए कितने आ जाएंगे इसमें? 12,200। ये क्लियर है आपको? अच्छा ठीक। हाँ अब देखिए, वही का वही एग्जाम्पल, वही का वही डेटा, सब कुछ वही है, वही 6,000, बस क्या लिखा है? इफ एफिशिएंसी विल बी लोअर बाय फर्दर 2%। ये फाइनल के स्टडी मॉडल का ही पॉइंट है। एफिशिएंसी विल लोअर बाय फर्दर 2%, या लिखा है अनदर 2%। अब यहां 2% से कम हो जाएगी, ये नहीं लिखा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? एफिशिएंसी विल लोअर बाय 2%, यहां लिखा है फर्दर या अनदर 2% से कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो एक्चुअल में कम हो चुकी है, मान लो एक्चुअल में कम हो चुकी है 3%, बजट की तुलना में एक्चुअल में 3% कम हो ही चुकी है, और 2% और कम होगी, तो बजट से 5%। तो ये 2% बजट का या एक्चुअल का है? ये इसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 2% था, यहां फर्दर 2% है। क्या फर्दर वर्ड का इंपॉर्टेंस समझ में आया? अब देखिए यहां पर क्या करना पड़ेगा। यहां पर फर्दर वर्ड बोला है, और टेंशन मत रखिएगा, ये सारी चीजें मैं क्वेश्चन में फिर से लूंगा। देखिए क्या होगा यहां पर। यहां पर हमें एक्चुअल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि लिखा है एफिशिएंसी विल डिक्रीज बाय अनदर 2%। तो यहां पर 4,500 यूनिट के लिए घंटे लगने कितने थे? 4,500 यूनिट के लिए घंटे लगने कितने थे? 9,000। और लगे कितने? 9,375। बताइए एफिशिएंसी क्या रही? फिर से बोलूं, 5,000 के लिए 10,000, मतलब एक यूनिट में 2 घंटा, तो 4,500 यूनिट में घंटे लगने कितने थे? 9,000। लगने थे 9,000, ऊपर आ गया 9,000, ऊपर क्या आ गए? स्टैंडर्ड। नीचे क्या आ गए? स्टैंडर्ड और अपॉन एक्चुअल आवर से क्या आती है? एफिशिएंसी। स्टैंडर्ड आवर 9,000, एक्चुअल आवर 9,375। एफिशिएंसी कितने परसेंट आई? कितने परसेंट से कम हो गई? 4% से कम हो गई। और कितने परसेंट और कम होगी? 2% से और कम हो जाएगी। मतलब जो कम हो चुकी है उसके अलावा 2% से और कम हो जाएगी। ये 2% अनदर है, फर्दर है। इसका मतलब 4 से कम हो चुकी है और 2 से कम, तो कुल एफिशिएंसी कितने कम हो जाएगी? 6% से कम होगी। तो ये 6% निकालने के लिए हमको किसका सपोर्ट लेना पड़ा? पहले एक्चुअल का लेना पड़ा। इस तरह से क्वेश्चन। अब एफिशिएंसी वर्कर की क्या रह गई? 94% रह गई है। इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या समझ में आया? इसके पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ क्या किया था? इसके पिछले क्वेश्चन में सिर्फ बजट के ऊपर 2% कम कर लिया था। इसमें पिछले केस में बजट क्या 2% कम कर लिया था कि बजट 100% है, तो एक्चुअल में 90 कि पिछले साल 100% थी, तो इस साल 98%। लेकिन इसमें क्या होगा? 2% से फर्दर कम हो जाएगी, मतलब जो कम हो चुकी है उसके अलावा 2% से और कम होगी। तो बजट से कितने परसेंट कम हो जाएगी? बजट से 6% कम होकर सिर्फ 94% रह जाएगी। चलिए मैं इसका एग्जांपल लूंगा। ये तो हो जाएगा। देखिए डिपार्टमेंट एक्स और वाई है, डिपार्टमेंट एक्स और वाई है। हमें ए प्रोडक्ट की चाहिए 2,000 यूनिट, बी की चाहिए 5,000, सी की चाहिए 3,200। इसमें कितना कितना आर लगने वाले लिखा है लेबर आवर पर यूनिट। और कंपनी
के पास 300 वर्किंग दिन है, 300 वर्किंग डेज, और हर दिन 8 घंटे काम होता है। बताइए हमें इस डिपार्टमेंट में कितने वर्कर अपॉइंट करने होंगे, इस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉइंट करने होंगे, ये हमको निकालना है डिपार्टमेंट एक्स के सिर्फ। तो क्या करेंगे बता दूं, हमें डिपार्टमेंट एक्स में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉइंट करने हैं वो निकालना है, डिपार्टमेंट एक्स के अलग, वाई के अलग। शुरू करूं मैं? एक्चुअली ये मैनेजेबल नहीं है कि ये पावर पॉइंट में मैं लिख नहीं पाता हूं। 2000 इंटू 21 कितने घंटे? 2000 इंटू 21 42,000। 5000 इंटू 2 2500 इंटू 15.25 तो 42,000 प्लस 10,000 प्लस 42,000 प्लस 10,000 प्लस 48। कुल कितने घंटे काम करवाना है? 1,08,00,000 घंटे हमें डिपार्टमेंट एक्स में काम करवाना है। 1,08,00,000 घंटे हमें वर्कर इस तरह से अरेंज करना है कि हमारे यहाँ 1,08,00,000 घंटे काम हो जाए। एक वर्कर कितने घंटे काम करेगा? एक वर्कर साल भर में 2400 घंटे काम करेगा, क्योंकि वो 300 दिन काम करेगा और हर दिन 8 घंटे काम करेगा। तो एक वर्कर हमारे लिए, एक वर्कर मतलब 2400 घंटों के बराबर है। तो 2400 घंटे के लिए एक वर्कर, 2400 घंटों के लिए एक वर्कर, तो 1,08,00,000 घंटों के लिए 42 वर्कर अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो हम इस करके नंबर ऑफ वर्कर फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें डिपार्टमेंट एक्स में 42 वर्कर अपॉइंट करने होंगे। कुल घंटे चाहिए 1,08,00,000, वो तो समझ में आ गया होगा। ये सब मैं अभी, ये जो कवर, इसको मैं बाद में कवर करूंगा, ठीक है। कोई प्रोग्राम में मैं कंफर्टेबल नहीं हुई, ये दोनों चीजें मैच नहीं हो पाता है। जब तक हाथ नहीं चलते हैं, सिर्फ क्वेश्चन भी आ रहा है, सॉल्यूशन भी आ रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो दिक्कत आती है। यहाँ पर बस आप क्वेश्चन ही कुछ किया जा रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, अपन ये सोचकर, ये हटाकर सिर्फ अब शुरू करते हैं, अपने बेसिक क्वेश्चन शुरू कर दें। तो हम अभी ये छोड़कर सिर्फ क्या शुरू करते हैं? बेसिक क्वेश्चन। चलिए अब हम इजी से, बिल्कुल जीरो से फिर से स्टार्ट करेंगे सारी चीजें। बहुत इजी वाली बातें आज निपटा लेते हैं। भले हम चीजें जो हो चुकी है वो फिर से करेंगे एक बार, ताकि वो जो मैं अपने हिसाब से करना चाहता हूं। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके नोट्स में गिवन है। बजटेड सेल गिवन है 20,000, बजटेड क्लोजिंग स्टॉक है 3,000, क्योंकि जो क्लोजिंग में रहने वाला है वो भी बजटेड है, लेकिन जो ओपनिंग में वो एक्चुअल है। ओपनिंग स्टॉक है 1,000। तो हमको बनाना है, निकालना है बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट। सॉल्व करके बताऊं? 20 प्लस 3 23 चाहिए, 23 में से 2 1 बना हुआ है, तो बनाना पड़ेगा 22,000। 22,000 होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स, बजटेड सेल प्लस बजटेड क्लोजिंग स्टॉक माइनस अवेलेबल ओपनिंग स्टॉक। ये हमारा है प्रोडक्शन बजट। फिर बोला है फाइंड आउट बजटेड मटेरियल कंजम्पशन इफ। बहुत इजी है सब कुछ वैसे। क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा है इधर?
दिख रहा है? नहीं दिख रहा है पीछे? इसके नोट्स में है, चलो नोट से देखिए, पर इसमें भी दिखना चाहिए। मैं इसकी फॉन्ट साइज कल बढ़ा दूंगा, अभी बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए बजटेड मटेरियल कंजम्पशन पूछा है। शुरुआत हम बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं। मान कर कि बजट हमने स्टार्ट ही किया है। बजटेड सेल 20,000 की है, बजटेड स्टॉक 500 का है, बजट ओपनिंग स्टॉक 200 का है, और 1 यूनिट में 2 केजी कच्चा माल लगता है। तो कितना होगा बजटेड कंजम्पशन? 2000 प्लस 500 माइनस 200। बनानी कितनी है? पहले बनाना पड़ेगा प्रोडक्शन बजट। 1 यूनिट में 2 केजी, तो 2300 में 4600। ये हमारा होगा बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड यूजेज। फिर है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड आउट बजटेड परचेज ऑफ मटेरियल इफ पर प्रोडक्ट यूजेस ऑफ मटेरियल इज 2 केजी। 1 यूनिट में 2 केजी लगेगा। प्रोडक्ट बजटेड सेल 10,000 की है, बजटेड स्टॉक 2 का है, बजटेड क्लोजिंग स्टॉक 2000 यूनिट है, लेकिन केजी में कितना है? 3000। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1000। और रॉ मटेरियल कितना ओपनिंग में है? 1500 केजी। ये रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग 3000 चाहिए, ओपनिंग 1500 केजी है। हमको निकालनी है बजटेड परचेज। बजटेड परचेज निकालने है क्या, कि बजटेड यूजेस? परचेज निकालना है। चलिए, पहले बजटेड सेल कितनी? बजटेड सेल कितनी? 10,000। बजटेड स्टॉक कितना क्लोजिंग? 2000 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना? तो बजटेड प्रोडक्शन 11,000। ये है बजटेड प्रोडक्शन। इसकी 1 यूनिट में 2 केजी, तो ये क्या आ गया? बजटेड यूजेज, बजटेड कंजम्पशन। इसमें ऐड करें क्लोजिंग स्टॉक 3000। 22,000 चाहिए कंज्यूम करने को, 3000 चाहिए क्लोजिंग को, जबकि ओपनिंग में कितना अवेलेबल है? 1500। कितना खरीदना पड़ेगा? 23। यह है बजटेड परचेज। क्या कल से करना है अपने को? आज इंटरेस्ट नहीं है? चलो हम कल से जीरो से शुरू करते हैं, ठीक है?